चलो, बहुत लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में पूछा था, तो आई विल मेक ए वीडियो ऑन स्टॉक मार्केट। तो पहली बात तो ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में पहले बताऊंगा आपको। ज़िंदगी के बारे में एज इन मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसी रही है अभी तक। सो आई विल टॉक अबाउट दैट, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा, बट मोस्टली आई विल टॉक अबाउट कि अभी तक की मेरी जर्नी कैसी रही है स्टॉक मार्केट में। कौन सा स्टॉक मैंने लिया था, कहाँ पे कितना प्रॉफिट कमाया, कहाँ पे कितना गवाया, और व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस, व्हाट वाज माय माइंडसेट। पहले मैं उस बारे में बताऊँगा ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो, एंड उसके बाद में धीरे धीरे बैक एंड पे जाऊंगा कि कैसे मैंने वो स्टॉक चूज़ किया था और कैसे आपको स्टॉक चूज़ करना चाहिए। उनकी जो फंडामेंटल जब आप एनालिसिस करते हो तो उनमें जो पैरामीटर्स रहते हैं वो पैरामीटर्स क्या क्या रहते हैं, और पैरामीटर्स को पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेबसाइट्स थ्रू आप ये पैरामीटर को पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको पेड कुछ सब्सक्राइब करनी है, पेड कुछ सर्विसेज लेनी है जहाँ से आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट सम ऑफ द पेड टूल्स जिससे कि आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, रेडी? सो द वीडियो इज़ गोइंग टू बी टू लॉन्ग। ओके, तो पहली बात तो ये कि शुरुआत आई थिंक लास्ट ईयर मैंने फरवरी के आसपास से शुरुआत की थी। मेरे पास कुछ पैसे थे, तो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट पुटिंग इट इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि अगर मैं पैसे नॉर्मल अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रखता हूँ तो पैसे वो डेड हो जाते हैं वहाँ पर। सो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट पुटिंग इन टू द स्टॉक मार्केट। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था स्टॉक मार्केट कैसे चालू करते। तो व्हाट आई डिड इज़ आई वेंट टू यूट्यूब और मैंने सर्च किया कि कौन सा कहाँ से मतलब स्टॉक मार्केट में एंटर किया जा सकता है। देन मोस्टली केम अप द थिंग्स लाइक यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट क्या बोलते हैं, एक ब्रोकर जिसके थ्रू आप जाते हो। अब अगर ब्रोकर की बात करें तो पहले के ज़माने में वो सिचुएशन अलग हुआ करता था। अभी तो मोबाइल ऐप सब आ गए हैं, और अभी अगर एक ब्रोकर की बात करें तो मोस्टली इन दैट पर्टिकुलर टाइम जीरोधा वॉज फेमस। जीरोधा इज स्टिल फेमस, बट जीरोधा के बाद अभी आई थिंक ग्रो उसको टेक ओवर कर चुका है। आई डो नॉट नो व्हाई, बट ग्रो हैज़ टेकन ओवर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स। जितना ज़्यादा लोग ग्रो के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं वो आई थिंक अभी इज़ मोर कंपैरेटिवली जीरोधा। पहले जीरोधा से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे लोग। सो नाउ आई हैड टू मेक अ डीमार्ट अकाउंट, एंड जो भी अकाउंट वगैरह बनते हैं मुझे पता नहीं था कौन से अकाउंट बनते हैं। सो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। तो मैंने यूट्यूब में गया कि देखने की कैसे जीरोधा में अकाउंट बनाते हैं। देयर आर टॉन्स ऑफ वीडियोज़ आउट देयर। तो क्विकली मैंने जीरोधा डाउनलोड करा, एंड देन आई फॉलोड द प्रोसेस। आई जस्ट पुट द लाइक पैन कार्ड एंड ऑल दैट स्टफ। जो भी चीज़ें करना था वो मैंने कर दिया, एंड देन द बिगेस्ट क्वेश्चन केम कि अभी इन्वेस्ट करना है। सो creating a demat account or creating a demat account is not going to be a difficult job for you if you are having the interest. Instantly it will be created. Okay, अब चीज़ें बहुत उतना ज़्यादा आसान हो गई हैं। अब कैसे मैं कोई स्टॉक फाइंड आउट करूँ, ये मेरे लिए सबसे मुश्किल वाली बात थी इनिशियल स्टेज में। मुझे पता नहीं था क्योंकि, बट वन थिंग आई न्यू अबाउट स्टॉक मार्केट इज कुछ स्टॉक्स जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, मेरे इंटरेस्ट आई मीन आई हैड सम इंटरेस्ट इन द स्टॉक्स इज दैट, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिनके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे कि नंबर 1 एशियन पेंट, क्योंकि एशियन पेंट की मैंने काफ़ी कहानी सुनी हुई थी कि कैसे वो एशियन पेंट शुरू में बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर लिया। इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर लिया कि उसको अभी बिल्कुल पता है कि कौन से रीजन में इंडिया की कौन सी पर्टिकुलर शॉप से कितना ज़्यादा पेंट बिकेगा और कौन सी कलर का पेंट बिकेगा, और पेंट की भी जो कैटेगरी होती है कौन सी कैटेगरी से बिकेगा वो। तो इतना डेटा उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि अभी वो क्वाइट एक्यूरेटली वो इमेजिन कर पाते हैं और कैलकुलेट कर पाते हैं। वो उस बेसिस से सेंड करते हैं ताकि वो उनकी स्टॉक कभी स्टॉक आउट होती नहीं है। क्वालिटी ऑफ पेंट उनका अच्छा है, मार्केट से यार बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो दे आर हैविंग दिस ब्लू ओशन। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करके रखा है पूरा इंडस्ट्री को। सो आई न्यू कि अगर मैं इस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करूं तो मेरे पैसे डूबेंगे तो नहीं, क्योंकि ये एक मोनोपोली स्टॉक है। उसके बाद भी काफ़ी सारे स्टॉक हैं, छोटे बड़े स्टॉक्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। जैसे कि पेंट कैटेगरी में बोलें तो बर्जर, जो काफ़ी ज़्यादा दुकानदार प्रमोट करते थे। जब जिस जगह में मैं हूँ, जब हमारी घर की पेंट वगैरह हो रही थी तो बर्जर एक पेंट था जिसको बहुत ज़्यादा लोग दुकानदार जो पुश करते थे। अगर दुकानदार पुश करते हैं इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा बिकेगा, और इधर उसमें क्वालिटी है और या फिर वो प्रॉफिट दे रहा है दुकानदारों को, और ओवर द टाइम अगर लोगों को भी वो पेंट सही लग रहा है ना, देन इट विल ग्रो। तो कहीं ना कहीं बर्जर की तरफ भी मेरा थोड़ा सा इंक्लाइन था, बट आई न्यू कि एशियन पेंट इज समथिंग दिस डोमिनेटिंग द मार्केट, सो आई कुड गो विद दैट। तो मैंने एशियन पेंट का कुछ शेयर खरीद लिया वहाँ पर। दूसरा स्टॉक मेरा ये था डीमार्ट मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज व्हेन एवर आई यूज्ड टू गो टू डीमार्ट शॉप इन बैंगलोर, आई यूज्ड टू सी उनका जो शॉप है
वो कहीं से रेंट किया गया नहीं है, वो किसी बड़े मॉल में एक छोटा सा हिस्सा लेके वहाँ पे चालू नहीं करते बिज़नेस। उनका प्रॉपरली एक लोकेशन होता है जहाँ पे उनका शॉप होता है, और जब भी देखो उनके चीज़ें में आई थिंक बहुत ज़्यादा कम प्राइस रहता है, तो मोस्टली भरा हुआ रहता है पूरा डीमार्ट शॉप्स। तो मुझे लगा कि ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि आप ना किसी को रेंट नहीं दे रहे हो, बिकॉज इन सब चीज़ों में रेंट में उतना ज़्यादा पैसा जाता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो मोस्टली उनके पास जो आमदनी हो रही है ना, इट इज़ उनका कम्प्लीटली प्रॉफिट उनके पास ही रह रहा है। सो मोस्टली जब जो देखो हर बिज़नेस में प्रॉब्लम ये है कि जब बिज़नेस में आप पैसे आते हैं ना, उसमें बिज़नेस में पैसे कितने जाते हैं आप हर आई मीन कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग और इट कुड बी बिकॉज ऑफ द रेंट। सो ये चीज़ सारी इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए, क्योंकि चाहे सपोज आप 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाओ, बट अगर 80 लाख का आपने रेंट दे दिया ना, तो फिर प्रॉफिट कुछ बचा नहीं आपके पास। पर अगर वन टाइम आप कुछ देते हो, सपोज आप 10 करोड़ भी देते हो एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और उसके ऊपर आप 80 लाख रुपए रेंट देते नहीं हो साल भर, तो 10 लाख के बाद आप प्रॉफिटेबल होना चालू हो जाओगे, है ना। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एस्पेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता था, तो मुझे लगा कि जिस तरीके से डीमार्ट ऑपरेट कर रहे हैं ना, कल को सपोज उनके पास पैसे भी नहीं है ना, तो उनकी शॉप्स बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये जो लोकेशन, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये उनकी है। और ऊपर से ये जितने लेस प्राइस में चीज़ें बेच रहे हैं ना, तो जल्दी इनका स्टॉक आउट भी हो जाता है। तो चीज़ें चीज़ें आई मीन स्टॉक होके नहीं रहते। स्टॉक होके रहना इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि स्टॉक होके रहने से पहले तो वो एक्सपायर हो जाते हैं चीज़ें, और आपको चीज़ें नहीं फ्रेश नहीं मिलती हैं, और जो भी कस्टमर बाई करने आते हैं उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि यार ये बहुत पुराना चीज़ है, कैसे लूँ मैं। तो ये चीज़ डीमार्ट के साथ नहीं होता, क्योंकि उनकी चीज़ों में प्राइस कम रहती है, तो क्विकली मूव आउट कर जाती हैं और हमेशा नया स्टॉक ही रहता है। सो द बिजनेस दैट आई सॉ, मुझे लगा कि ये तो बड़ा इंप्रेसिव बिजनेस है, इसमें मुझे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, डिस्पाइट इररिस्पेक्टिव द फैक्ट दैट कि पैसे मेरे बने ना बने। और डीमार्ट एक ऐसा स्टॉक नहीं है कि जो तुरंत ग्रो कर रहा हो, तो फिर भी मैंने उस स्टॉक को ले लिया। अब तीसरा, मुझे कहीं पे इंस्टाग्राम में मुझे पढ़ने मिला था कि LTI माइंट्री जो भी है, तो ये एक स्टॉक था जिसका काफ़ी अच्छे क्लाइंट थे। तो मुझे लगा कि ये जो क्लाइंट्स हैं इनके, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स हैं, और हर बिज़नेस में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनकी क्लाइंट्स कौन है। अब अगर रिटेल वाले बिजनेस से बात करें, तो आप क्लाइंट्स छोटे मोटे लोग हैं, कभी उनका मन करेगा यहाँ पे चले जाएं, कभी मन करेगा वहाँ पे चले जाएं। बट जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं बिजनेसेस के, वो तुरंत इधर उधर मूव नहीं करते, है ना। जैसे कि इन्फोसिस का कोई बड़ा क्लाइंट हो गया, सपोज बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया से बिग बैंक, तो ऐसा नहीं कि बिग बैंक कल इन्फोसिस से जाके TCS में जुड़ रहा है ना। तो ये तुरंत ऐसे मूव नहीं करते। सो इफ़ यू हैव, तो कोई भी सपोज बिज़नेस एक बड़ा कुछ कंपनी अपने क्लाइंट बना लेता है ना, उसके बाद उनका ना कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय तक रहता है कि हाँ, ये लोग मेरे क्लाइंट बन के रहेंगे। सो उस प्रोस्पेक्टिव से मैंने जब देखा, तो मुझे लगा कि LTI के काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं, और ये क्लाइंट्स इतने जल्दी मूव आउट नहीं करेंगे। और तब मुझे LTI में ना थोड़ा सा गिरावट भी देखने मिला था। और लेट मी टेल यू, लास्ट ईयर जब मैं बात कर रहा हूँ इस समय का, तो मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश कर चुका था। 2020 के बाद 2023 में उस सिचुएशन पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था। तो इसीलिए मैं चीज़ों को आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग ऑल दैट स्टफ। तो मुझे LTI बहुत अच्छा लगा था, तो आई जस्ट पिक्ड अप LTI वन। तो उसके बाद एक आई थिंक और एक स्टॉक था, मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक इट वाज CDSL। CDSL मैंने इसलिए पिक किया था बिकॉज जब आपको जीरोधा की मैसेजेस आती है ना, यू विल सी कि CDSL की मैसेज आ रहे हैं सारे, और CDSL क्यों मैसेज आ रहा है। और आप देखो CDSL का एक स्टॉक भी है। CDSL के मैसेज इसलिए आते हैं क्योंकि जो डिपॉजिटरी है वो CDSL है, और मैंने देखा ये एक मिड कैप कंपनी है, और साथ में ये एक मोनोपोली कंपनी है। आई मीन डिपॉजिटरी आई थिंक 2 हैं, NSDL और CDSL, ऐसा कुछ 2 हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। और CDSL एक मिड कैप कंपनी है और इसका मोनोपोली है। और वन ऑफ द थिंग दैट आई रियलाइज़ कि CDSL एक ऐसा कंपनी है जो उतना ज़्यादा ग्रो करेगा जितना ज़्यादा लोग ऑनलाइन में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आई थिंक दूसरे जो एंजल वन और ग्रो वगैरह भी CDSL यूज़ करते हैं या नहीं, और CDSL इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग यूज्ड बाय ओनली जीरोधा और इट इज़ यूज्ड बाय एवरीबडी। बट आई न्यू कि CDSL एक ऐसा चीज़ है जो कि आगे जाके बहुत लंबा ग्रो करने वाला है, बिकॉज़ लोग जो स्टॉक मार्केट में अभी नहीं हैं वो और भी आने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि अभी इंडिया में अराउंड 5 to 6% ओनली पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। जो लोग अच्छे खासे इनकम कर भी रहे हैं ना, वो भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और ये जो परसेंटेज है धीरे धीरे बढ़ना चालू हो रहा है, मोस्टली आई थिंक आफ्टर कोविड एंड ऑल। उससे पहले तो बहुत ज़्यादा कम था।
और अभी क्योंकि इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ रहा है कि आप घर बैठे इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मोस्टली पीपल आर स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। जिनके पास पैसे नहीं भी हैं वो भी इन्वेस्ट करना चालू कर दिए हैं। तो ये आई थिंक 4-5 स्टॉक्स मैंने लिए हुए थे, ठीक है। अब एशियन पेंट तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बैलेंस में चल रहा था, कभी अप कभी डाउन, उतना खास मतलब प्रॉफिट आ नहीं रहा था। बट ओवर द टाइम आई थिंक 20% का करीब उससे मैंने प्रॉफिट उठाया एंड आई एग्जिटेड दैट स्टॉक। उसके बाद डीमार्ट भी बहुत लंबे समय तक वैसे ऊपर नीचे हो रहा था, उसमें कुछ खास प्रॉफिट दिख नहीं रहा था मुझे। मतलब कॉन्सोलिडेट में चल रहा था, बट आफ्टर आई थिंक 5 to 6-7% और आई डोंट नो आई थिंक 8 to 12% के बीच में कभी मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। उसके बाद LTI से मुझे तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया था। आई थिंक 7-8% पट ऐसे करके उठ गया LTI। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि LTI से जितना जल्दी मूव ऊपर नीचे करते हैं ना, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी पता चल जाता है कि अभी ये ऊपर गया, अभी ये नीचे आएगा और इतना टाइम के अंदर वो नीचे आएगा ही आएगा। तो उससे मुझे पता चल जाता है कि अभी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इसमें, और वापस जब ऊपर जाता था मैं निकाल लेता था। सो जब मार्केट कम्प्लीटली डाउन था ना, तब मार्केट काफ़ी समय तक, जैसे फरवरी से लेके जून तक ना, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था, कॉन्सोलिडेटेड स्टेट में चल रहा था। तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छा अपने स्टॉक्स को सफल किया एंड थोड़ा बहुत अच्छा खासा पैसा इनकम किया। आई थिंक 40,000-50,000 मैंने बनाया था और उसको मैं निकाल लिया था तब। पर उसके बाद ना अराउंड जून के आसपास मैंने देखा कि अभी स्टॉक ग्रो कर रहे हैं, और एक ऐसा सिचुएशन आ गया था जहाँ पे कि मार्केट अभी कॉन्सोलिडेट से हट के ऊपर जाना चालू कर दिया था, बिकॉज ऑलरेडी वो नीचे आ चुका था। कॉन्सोलिडेट हट के वो ऊपर जाना चालू कर दिया था। और इसी सिचुएशन में ना मैंने इन्फोसिस का कुछ स्टॉक बाई कर लिया था। कहीं ना कहीं IT कंपनी में मुझे उतना खास इंटरेस्ट था नहीं, और मुझे पता नहीं कि कौन से क्या सब चीज़ें चल रही है। बट लोग जब IT कंपनी में डर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा इन्फोसिस में पसंद आया, क्योंकि तभी ना तुरंत इन्फोसिस का आई थिंक 9% ऐसा कुछ गिर गया था। तो मैंने कहा शायद गिरेगा, 9% गिरा, मतलब 9% तो मिनिमम रिकवर करेगा। तो आई टुक दैट स्टॉक। अब मैं जब लिया ना, तुरंत उसके बाद फिर से 9% गिरा तो करीब 18 to 20% तक वो नीचे आ गया था स्टॉक। बट स्टिल आई मैनेज टू कीप माई बैलेंस इन पेशेंस। और फिर मैंने वेट करा कि कब तक आएगा। तो उसके बाद ना मैंने इन्वेस्ट के बारे में सोचा भी नहीं, छोड़ दिया। फिर आई थिंक जून जुलाई अप्रैल में मैंने स्टॉक मार्केट को देखा भी नहीं। अक्टूबर में करीब मैंने देखा, तो अराउंड 12% तक मुझे रिटर्न दे दिया था उसने, इन्फोसिस ने। तो आई एग्जिटेड दैट स्टॉक। एग्जिट करने के बाद ना फिर मुझे दिखा ये वाला स्टॉक, क्या नाम उसका मैं भूल गया। तो उसके बाद मैं ये बता देता हूँ पहले कि आपको मैंने स्टॉक कैसे चूज़ करना चालू किया उसके बाद से, ठीक है। अब स्टॉक कैसे चूज़ करते हैं उसको मैंने पता करने के लिए ना, मेरा तो एक रूल फर्स्ट रहता है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग बिजनेस को चूज़ करना। स्ट्रॉन्ग बिजनेस यानी एक बिज़नेस जो कि कभी ख़त्म ना हो। क्योंकि आप अगर किसी बिज़नेस में 10% पे शेयर लेते हो, सपोज़ कोई कुछ 10,000 लेते हो, बट अगर उसकी जो परसेंटेज है ना, वो शेयर की जो भी, वो कभी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 5% ख़त्म होता है ना, तो 5% अगर ख़त्म हो जाए तो कोई इशू नहीं है। आपका जो शेयर है 5 शेयर ही रहेगा। 10% ख़त्म हो जाए कोई इशू नहीं है, आपका 5 शेयर ही रहेगा। अब अगर 100% वो ख़त्म हो जाए ना, तो आपका 0 शेयर रहेगा भाई क्योंकि कंपनी अगर ख़त्म हो गई ना, तो आपकी शेयर की अब कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगी। कंपनी की वैल्यूएशन अगर 0 है ना, तो आपकी शेयर की वैल्यू कुछ नहीं है। कंपनी जब तक 100 करोड़ की है, तब तक आप अगर उसमें 1% है, तो उसका मतलब 1 करोड़ है आपके पास। कंपनी की वैल्यूएशन अगर 0 है, तो उसका 1% 0 ही होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट माय आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट फर्स्ट, कि ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं चूज़ करना है जिसके ऊपर कम्प्लीटली भरोसा ना हो, जो कि कल को जाके 0 हो जाए। अगर बिज़नेस 0 हो गया, तो आपका स्टॉक का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले तो पूरा फंडामेंटल बिज़नेस चूज़ किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो उसके बाद मुझे थोड़े से वोलाटाइल बिज़नेस भी चूज़ करने थे, क्योंकि वोलाटाइल बिज़नेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते, बट मोस्टली यू मेक मनी, बिकॉज स्टॉक मार्केट वैसा ही चीज़ है। तो फिर मैंने ऐसा बिज़नेस चूज़ करना चालू किया जो कि अपनी जो एवरेज है मार्केट है थोड़ा ऊपर देते, बट जब लॉस जाता है मार्केट, थोड़ा सा कम लॉस आते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा डुबकी लगा दिया। तो इसके लिए ना मैंने जब सर्च किया था, तो मुझे अंकुर वारिको की एक वीडियो आया था, पॉप हुआ था। तो उसने मुझे सिखाया था कि हाउ टू फिल्टर आउट द स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। और उन्होंने टिकर टेप लेके वहाँ पे फ़िल्टर आउट किया था, स्क्रीनर कहते हैं उन चीज़ों को, जहाँ पे स्क्रीन किया था
कि कौन सा स्टॉक है जो अच्छा खासा आपको अल्फ़ा दे रहे हैं। अल्फ़ा एज इन एक स्टॉक जो इन कंपैरिजन टू बेटर परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू द एवरेज, और बीटा मीन्स इन कंपैरिजन टू एवरेज कितना ख़राब परफॉर्म करता है जब मार्केट नीचे जाती है। तो इस बेसिस पे मैंने कुछ स्टॉक फाइंड आउट किए। और जब भी आप स्टॉक फाइंड आउट करते हो तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो ROC ROE वगैरह होती हैं, कि ओवर द टाइम कंपनी कितना ग्रो करी है, उसकी रेवेन्यू क्या है और नेट प्रॉफिट क्या है, तो छोटी मोटी बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं उसके। तो इन सारे पैरामीटर्स को मुझे खास कुछ आता नहीं था, पर उन्होंने जो भी कहा था उन बेसिस पे मैंने कुछ स्टॉक चूज़ कर लिया था। मुझे पता था कि ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही हैं, तो मैं कभी नीचे गया ही नहीं था। स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमेशा अपर कैप स्टॉक, जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, उनके ऊपर ही मैं डील करना चाहता था, क्योंकि मुझे चलेगा 3% 4% का रिटर्न, आई एम ओके विद दैट, बट आई एम नॉट विलिंग टू even waste a single % of me. I'm not willing to waste, I'm not willing to lose any of my money. मुझे ये चीज़ क्लियर था कि मैं कभी पैसा ख़त्म नहीं करना चाहता, चाहे पैसा ना बने चलेगा, पर पैसे ख़त्म नहीं होना चाहिए। उसके चलते मैं हमेशा अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करता था, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता था। फिर ऐसे स्क्रीनर के मदद से मैंने फाइंड आउट किया कि कैसे क्या क्या स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर मैं थोड़ा सा वेट लगा सकता हूँ। तो मोस्टली मैं क्या करता था कि जो मेरे स्टॉक्स हैं जिनमें मैंने ऑलरेडी वेट लगा चुका है, तो उनको मैं देखता था, और जो स्टॉक्स मैंने फ़िल्टर आउट करके रखा था जिनमें मैंने वेट लगाया नहीं था, तो उनमें मैं अक्सर देखा करता था कि कब इनमें ऊपर नीचे हो रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, कब किसी में 5 to 10% तक नीचे जा रहा है। तो मोस्टली 5 to 10% जब भी किसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में नीचे जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली दैट स्टॉक रिकवर्स इटसेल्फ, क्योंकि जो भी अपने सोसाइटी में सराउंडिंग में होते रहते हैं ना, उन बेसिस के ऊपर उन पर इम्पैक्ट आते रहते हैं। ठीक है, अब ओवर द टाइम क्या हुआ कि ओवर द टाइम मैंने कुछ स्मॉल कैप स्टॉक भी देखना चालू किया, और स्मॉल कैप स्टॉक मैंने आई थिंक हर्ष गोयला करके एक यूट्यूबर है, वो आई थिंक उनका 10 और 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने 5 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, और ये नहीं कहा था कि वो उन पर इन्वेस्ट करने, पर उन्होंने रिकमेंड किए थे। तो मैंने जो भी रिकमेंड करते हैं उनको पिकअप कर लेता हूँ और उनको अपने लिस्ट में रखता हूँ, उनको देखते रहता हूँ कि स्टॉक परफॉर्म कैसे कर रही है धीरे धीरे, क्योंकि मैंने उस स्टॉक को रखा हुआ है। तो जो न्यूज़ वगैरह आते हैं उन न्यूज़ को मैं थोड़ा बहुत ध्यान से सुनता हूँ, और उतना खास कुछ रिसर्च नहीं करता उनके बारे में, पर ओवर द टाइम चीज़ें पता चल जाती है कि बिज़नेस में क्या चल रहा है ना। तो 5 स्टॉक्स मैंने रखे हुए थे, और ये 5 स्टॉक्स अभी अगर मैं कहूँ तो आई थिंक सारे स्टॉक्स 30, 40, 50% के ऊपर जा चुके हैं। सो अभी मैं ये बताऊंगा आपको कि कौन से स्टॉक हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न दिए, और कौन से स्टॉक मैंने थोड़ी बहुत गलती के कारण उन्हें मिस कर दिया। ठीक है, सबसे पहला स्टॉक है CDSL। CDSL को जब मैंने लिया था तब CDSL का प्राइस था 980 रुपीज़। तो मैंने लिया था, मुझे लगा था कि ये 1500 तक तो जाएगा, क्योंकि 1500 तब वो मैक्सिमम गया था, 1500 गया था, उसके बाद नीचे आ गया था बिकॉज ऑफ द मार्केट क्रैश। अब मार्केट क्रैश है इसलिए सारे स्टॉक नीचे आ जाते हैं, तो मुझे लगा जब मार्केट ऊपर जाएगा तो 1500 तो मिनिमम जाएगा। अब जब मैंने लगाया ना तो मार्केट और नीचे चला गया, आ गया 910 पर। जब मार्केट 910 पर आ गया तो आई थॉट कि यार ये तो गलत हो गया मेरे साथ। तो मैंने दूसरे स्टॉक्स में से एग्जिट करा और इसमें डाल दिया पैसे। तो इसमें डालने के बाद ना कुछ दिन बाद ही वो स्टॉक बैक टू 980 पहुंच गया, तो ऑलमोस्ट अराउंड 10% करीब मेरे पास आ गया था पैसे। तो मैं एग्जिट कर लिया। मुझे लगा कि यार कब ये ऊपर चलेगा और कब तक मैं वेट करता रहूँगा, तब तक मैं कोई छोटा बड़ा स्टॉक्स में से अगर 3% 4% भी रोज़ अगर 2-3 दिन में एक बार उठाता हूँ तो ओवर द टाइम में 12-13% तो तब तक ही उठा लूँगा। पर तब मैंने ना इसमें इन्वेस्ट कर लिया, क्या बोलते हैं उसको, इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर लिया, जो कि मार्केट में नीचे चला गया। और तभी क्या हुआ, ये जो अपना स्टॉक है क्या बोलते हैं उसका, CDSL 93% तक रिटर्न दे गया। और क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था इन्फोसिस पे और मेरे पैसे काफ़ी नीचे थे तो मूव हो नहीं रहे थे, और क्योंकि ऑलरेडी लॉस में है तो मैं वहाँ से निकाल नहीं सकता, क्योंकि निकाल लिया तो लॉस में हो जाएगा और आपको पता नहीं कि CDSL कितना ऊपर तक जाएगा, तो उसमें ना मैंने लॉस कर लिया। बट क्योंकि आई न्यू ये स्टॉक अच्छा खासा जाने वाला है, तो करीब जब 1300 करीब था CDSL ना, मैंने अपने भैया को बोला हुआ था कि इसमें से कुछ स्टॉक उठा लो आप, और 1310 मैंने उन्होंने स्टॉक उठाया, और वो स्टॉक यहाँ पे जब तक एंड हुआ, 93% अराउंड 1800-1900 रुपीज़ तक तो वो आ गया था। मेरे भैया ने काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट बनाया, क्योंकि मैं अगर होता तो मैं कब तक निकाल लेता था इम्पेशेंस के कारण, पर मेरे भैया थे इसलिए मैंने उनको छेड़छाड़ नहीं किया, तो उनके पास उनके पैसे थे, वो वैसे ही रहा। दूसरा स्टॉक जो था वो था मार्क्सन्स। ये भी एक स्मॉल कैप स्टॉक था, जो मैंने हर्ष गोयले की बात करी थी, उन्होंने रिकमेंड किया हुआ था। तो शुरू में मैंने देखा कि ये स्टॉक ना आई थिंक 58 रुपीज़ करीब था,
48-58 से जब 71-72 तक गया ना, मैं कहा ये तो मस्त स्टॉक है यार, ये तो मैंने तो मिस कर लिया। फिर मैं वेट करता रहा कभी वापस आएगा, कभी वापस आएगा, फिर वो वापस आया ही नहीं। ऊपर चलता गया 98, 92 ऐसा करके 98 करीब आ गया था, जब मुझे लगा कि यार ये इस स्टॉक को मुझे लेना चाहिए था। फिर वो एक दिन ना ऐसे वापस आ गया 71 पे। मैं कहा ये तो सही यार, 71 वापस आया, तो मैं कहा इधर ले लेता मैं इसको। तो फिर मैंने काफ़ी अच्छा खासा एक चंक 71 रुपीज़ में वो स्टॉक ले लिया। अब लेने के बाद ना वो बढ़ने लगा। अब जब बढ़ने लगा ना, फिर आई थिंक 78-79 जब हुआ, तो मेरे पास एक गुड अमाउंट ऑफ मनी बन गया था। आई थिंक 40,000-50,000 करीब प्रॉफिट में आ गया था। मैं कहा ये तो बहुत सही है। उसके बाद ना वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। मैं कहा नीचे नहीं जा रहा है, नीचे मत जा। ऊपर जाता था फिर नीचे आता था, ऊपर जाता था नहीं। मैं कहा नहीं, ये फिर से नीचे जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको पैसा को उठा लेता हूँ, फिर से जब 71-72 करीब जाएगा तो मैं फिर से डाल लूँगा। अब जब मैं पैसा उठाया, वो ऊपर भागने लगा। ऊपर कहाँ तक भागने लगा, और 92-93 तक भागने लगा। मुझे लगा ठीक है 92-93 भागा, मैंने मिस कर दिया चांस, ठीक है वापस आने दो 80 के करीब, फिर से मिलूँगा। हाँ, वो वापस आई ही नहीं। वो 98, 112, 110। अब बताओ क्या करना है। मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ। मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, बट स्टिल मुझे रिग्रेट फील हुआ, क्योंकि अगर मैं होल्ड ऑन करके रहता तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता था उधर से। फिर वो 119 तक गया, 119, और तभी ना 119 के बाद फिर से वो नीचे आया। आई थिंक 110 करीब आया। तो मैंने भैया को बोला अभी इसमें ले सकते हैं अपन। तो फिर जिस दिन उन्होंने लिया तो आई थिंक 109 रुपीज़ था, उन्होंने कुछ लिया पैसे, आई मीन कुछ स्टॉक्स उसमें लिया। तो फिर उसके बाद ना वो तुरंत आया 101। मैं क्या रही है। फिर मैंने भैया को बोला देखो अभी आपने पैसे काफ़ी डाल दिए हैं, तो बेस्ट टाइम है कि एवरेज आउट कर लो इसको, क्योंकि जितना ज़्यादा अभी पैसे डालोगे तो और ज़्यादा एवरेज नीचे आएगा। तो उन्होंने पैसे डाले, पर 109 से एवरेज आया 107, बट इट वाज स्टिल ओके। पर बहुत दिनों तक तो वो मूव करा ही नहीं, उधर ही ऊपर नीचे खेलता रहा। बट फिर फाइनली उसने एक लंबा ग्रोथ दिया 163। तो मैंने भैया को बोला कि अभी एग्जिट कर लो आप। यूजुअली मैं कहता नहीं हूँ एग्जिट करने के लिए, अभी आई थिंक CDSL के स्टॉक्स है या एग्जिट के लिए पता नहीं मेरे को, बट आई थिंक एग्जिट कर लिया उन्होंने भी। तो CDSL में उन्होंने आई थिंक काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, 40-50% का भी कमाया होगा, और इसमें भी ऐसा कुछ खास, हाँ 40-50% करीब उन्होंने भी कमाया होगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें मुझे काफ़ी अच्छा खासा रैली मिला था। और अभी रिसेंटली मैंने अबॉट करके एक स्टॉक लिया हुआ था, जो कि अभी मार्केट सब ऊपर चल रहा है, पर अबॉट एक स्टॉक है जो कि स्टिल एक अच्छा खासा वैल्यू पे मिल रहा था। जैसे कि अबॉट का नॉर्मल मैक्सिमम प्राइस गया था आई थिंक 28,000-29,000 करीब, और जब मैं मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तभी मुझे अबॉट मिल गया था अराउंड 21,000 में। पर 21,000 एक स्टॉक के लिए लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा है, बट मार्केट में पैसे हमें परसेंटेज से ग्रो होते हैं, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता आप 21 रुपीज़ में लो या फिर 21,000 में। अगर आपका 5% ग्रो हो रहा है तो 5% ही ग्रो होता है एवेंचुअली, जितने पैसे आप डालो उसी बेसिस पे ग्रो होता है। तो फिर मैंने 21 पे डाला नहीं, 22 पे डाला, 22,000 पे, और वो 25,000 के करीब जब आया था तो मैंने निकाल लिया, क्योंकि तब मार्केट नीचे जा रहा था। जब भी मार्केट नीचे जाता है ना, तो हमेशा मैं पैनिक कर जाता हूँ और उसमें से पैसे निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगा तो मैं फिर से निकाल के उसमें डाल दूँगा, फिर से वो ऊपर जाएगा। पर ये एक बड़ी गलती है मेरी, क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज़ पे स्टक करके रहूँ तो इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो उस बेसिस पे ना मैं अक्सर गलती किया, और इसके चक्कर में ना एक बीच में मैं सेगमेंट में करके रहा था कि आई वाज थिंकिंग कि देखो अगर मार्केट कॉन्सोलिडेट कर रहा है तो या तो फिर मैं एक स्टॉक पे पैसा रखूं और सालाना 12% से लेकर 15% तक ग्रो करूं, या फिर मैं स्टॉक को मूव करूं। हर एक महीने में 2-3 महीने में कोई ना कोई स्टॉक तो नीचे आता ही है और 2-3% तो ग्रो करता ही है। अगर मैं हर महीने में भी 3% ग्रो करूँ तो साल में 12 महीने में 36% ग्रो, 36% नहीं भी हो तो अगर 18-20% भी अगर ग्रो करता हूँ तो इट्स गुड एनफ, राइट। ऐसा प्लान करके मैं गया, और मोस्टली मैं क्या करता था, स्टॉक में जिसमें भी स्टॉक देखता था कि नीचे आ गया उसमें इन्वेस्ट करता था, और स्टॉक में नीचे जाता था। और तो इसमें ना पैनिक ज़्यादा बढ़ने लगा, और मेरी जो मेंटल स्टेबिलिटी, वोलेटिलिटी और इमोशंस बहुत ज़्यादा हिलने लगे। और मोस्टली आई थिंक किसी स्टॉक में मैंने आई थिंक निकाल लिया पैसे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। सो उस बेसिस पे ना मैंने आई थिंक 10,000 to 12,000 करीब मैंने लूज़ किया होगा। पर मोस्टली आई थिंक आई हैव मेड सो फार अराउंड 1,20,000 1,40,000 करीब प्रॉफिट बना चुका हूँ मैं लास्ट ईयर से लेके अभी तक। लास्ट ईयर से लेके अभी तक तो आई थिंक 1,80,000 करीब प्रॉफिट बना चुका हूँ। पर मोस्टली इसलिए बिकॉज ऑफ द मार्केट नीचे गया था,
तब जब मैंने पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया था। पर अभी जब देख रहा हूँ मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मेरे पास एक डाउट था कि कैसे मैं इन्वेस्ट करूँ जब मार्केट ऊपर जा रहा है। क्योंकि जब मार्केट नीचे है और ऊपर नीचे कॉन्स्टेंट में चल रहा है, तो यू हैव टू फोकस कि कौन सा स्टॉक है जो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है कॉन्स्टेंटली। उसी बेसिस पे आपको 2-3% हमेशा कलेक्ट करते रहना है। पर जब मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कब उसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि हमेशा लगता है कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हमेशा जो लास्ट मोमेंट था वो सही लगेगा आपको इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पे ना मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया था मनी कंट्रोल करके। तो मनी कंट्रोल से मैंने हमेशा फाउंड आउट करने की कोशिश की कि कौन सा स्टॉक है जो कि अभी मार्केट में तेज़ी पकड़ रहे हैं और कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। तो मैंने देखा एक वीक से ये एक स्टॉक मूव कर रहे हैं, सेम स्टॉक 1 मंथ से मूव कर रहा है, सेम स्टॉक आई थिंक एक दिन में ही मूव कर रहे हैं। तो तीनों जब मैं देखा कि ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रोज़ मूव ही कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और कुछ पैरामीटर्स होते हैं और कुछ टेक्निकल्स होते हैं। जब मैं इधर भी देखता था अच्छा है, फिर मैं जाता था टिकर टेप नहीं क्या बोलता है, फिनोलॉजी का एक सॉफ्टवेयर है, टिकर करके ही आई थिंक है कुछ ऐसा। तो उसमें मैं देखता है कि कंपनी कैसी स्ट्रॉन्ग है या नहीं, और उसी बेसिस पे अगर मैं देखता था कि इसकी रैली अच्छी चल रही है, अभी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, तो लेट मी टेक ए बेट ऑन दिस वन। तो ऑन दैट बेसिस मैंने कुछ स्टॉक्स पे अभी इन्वेस्ट करे हैं, जिन पे ओवर द टाइम थोड़ा बहुत नीचे ऊपर गया था, और कुछ स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। पर मोस्टली मुझे जो भी स्टॉक्स में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है ना, वो सारे स्टॉक्स ना मैंने खुद फाइंड आउट नहीं करे थे, वो सारे स्टॉक मुझे रिकमेंडेड में मिले थे। अक्सर लोग जब रिकमेंड करते हैं कोई भी स्टॉक्स ना, तो हमेशा वो डिस्क्लेमर दे देते हैं कि देखो ये हम रिकमेंड कर रहे हैं, पर हमें आपको बोल नहीं रहे कि आप इसमें लो, क्योंकि ये सेबी का गाइडलाइन है कि कभी आप किसी इंसान को स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, डायरेक्टली कह नहीं सकते कि आप बाई करो करके, पर आप किसी इंसान को बता सकते हो। तो मोस्टली जितने भी स्टॉक्स मैंने ज़्यादा प्रॉफिट्स देखा है, जितना ज़्यादा मूव देखा है ना, वो सारे स्टॉक्स मैंने बाहर से पिक किए हुए थे। बाहर से पिक करने के बाद आई डिड रिसर्च ऑन देम, आई kept my eye on them, and mostly I found them those stocks are growing. So this is what I have done throughout this journey, and mostly I made a good amount of money, and I felt कि मैंने बिजनेस करा, मैंने जॉब करा, and whatever I did in out of all these things, अगर मनी की बात करें इन द एस्पेक्ट ऑफ पैसे मनी, तो फिर मुझे लगा कि स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट वे टू अर्न मनी। जॉब और बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं, दोज आर नॉट मेंट टू फोकस ऑन मनी। जॉब और बिजनेस में ना आपको हमेशा फोकस करना पड़ेगा क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट यू आर डिलीवरिंग टू कस्टमर्स, क्योंकि दैट गिव्स यू ए सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड डू गुड टू द सोसाइटी। पर उसमें आप एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ, मुझे खास कुछ पैसों में इंटरेस्ट लगा ही नहीं, पर क्योंकि पैसे इम्पोर्टेंट हैं ज़िंदगी में, तो उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत है। तो फॉर दैट आई चूज स्टॉक मार्केट। और थोड़ा बहुत उतना खास मेरे को आइडिया है भी नहीं, बट समहाउ आई एम मैनेजिंग टू डू ऑन डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी कि मैं उसमें उतने में सर्वाइव कर सकूँ। अगर मैं साल की बात करूँ, 1 लाख रुपये साल में अर्न करना मतलब 8,000 रुपीज़ अ मंथ होता है। 8,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ गुड अमाउंट, बट स्टिल आई थिंक कि इट्स अ गुड एनफ। अगर मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत कंट्रोल तरीके से जीऊँ, हाई फाई ना जीऊँ, तो इट्स अ गुड एनफ मनी। पर I would say that is the best way to earn money for me, because आज शायद 8,000 रुपये पर महीने आ रहे हैं, बट ओवर द टाइम क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट इसमें काम करता है, कभी अगर लक का काम करे, देन ओवर द टाइम डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अर्न वे मच मोर मनी। तो इसके चलते मैंने स्टॉक मार्केट को चूज़ किया फॉर माई फाइनेंशियल नीड, और जॉब बिजनेस जो वगैरह हैं उनको मैं कभी फाइनेंशियल नीड के तौर पे चूज़ नहीं करूँगा। बट इट्स गुड दैट यू आर अर्निंग आउट समथिंग आउट ऑफ दोज एस्पेक्ट्स एज वेल। बट बेस्ट इज़ दैट कि जब आप जॉब और बिजनेस करो तो उसमें ना हमेशा अपने आप को झोंक दो कम्प्लीटली। यू जस्ट लूज योर सेल्फ इन टू इट, नेवर डू एनी थिंग जस्ट फॉर मनी। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट मनी देन यू मैं अपनी बात करूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये एक रिकमेंडेशन हो जाएगा, और जो कि अच्छी बात नहीं है। पर ये एक अच्छा वे है अर्निंग मनी का, बट यू हैव टू अगेन educate yourself in the stock market, and that's the only when you can go completely into all these things. So that is all about this video. I think I have said so many things that I went through in this entire journey, and being in the ashram, I don't think I need too much of money, so that is why I think 8,000 9,000 rupees is good enough for me. But if I go out, then I'll see what else I can do, but that's it about this particular video, and that's how I'm doing for myself. And if you are doing something interesting, then please let me know as well, because I also want to know how you are doing, how you are managing your finances and all. Definitely it's not a topic जो लोग openly discuss करना चाहते हैं, but still I would like to
know from you guys what you guys are doing to manage your finances, because it is important for us कि हम कभी भी फाइनेंस के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए. तो that's all about this video, and thank you so much for watching. I'm looking forward to your comments. Thank you so much.